प्रणाम बच्चों, मैं सेल्फ अंकिता उपाध्याय. आई एम योर सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर and today we are going to learn about chapter number 1, rise of British rule in India. Okay, we already learn about this chapter in class ऑनलाइन क्लासेस में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा. फर्स्ट वन, द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री सेक्शन. ठीक है, इतिहास से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है. In 8th standard beta we already learn about this kind of topics like arrival of Europeans, how the traders became ruler. हम पहले भी 8th स्टैंडर्ड में आप समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं 8th में आपके जो अलग अलग चैप्टर सेक्शन वाइज थे बेटा ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड के, उसका एक तरीके से देखा जाए तो सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स को मिक्स करके बेटा एक रिवीजन चैप्टर के आपको 8th की हिस्ट्री रिवाइज हो जाए उस तरीके से इस फर्स्ट चैप्टर को प्रिपेयर किया गया है. यहाँ देखते हैं हम कि सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया हैज़ द एंजॉयड एन इनकम्पेरेबल पोजीशन इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस. ड्यू टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, पीपल्स फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया. अब नो डाउट बेटा भारत जो है दुनिया के अंदर बेटा उसकी संस्कृति, सभ्यता, इवन उसके व्यापार यानी कि उसके ट्रेडिंग कल्चर की वजह से बेटा हमेशा से हजारों साल से जो है बहुत ही एक तरीके से उसकी जो फेम है बराबर, उसकी जो ख्याति है पूरी दुनिया में फैली हुई है बराबर. ऐसे छोटा मोटा ऐसा कोई देश नहीं है जो इंडिया के कल्चर के बारे में या इंडिया के ट्रेडिंग के साथ जुड़ा हुआ ना हो. आज देखा जाए तो बेटा चाइना के बाद हम वर्ल्ड के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुके हैं और ये आज से ही नहीं है, ये हजारों साल से ऐसा रहा है. नो डाउट बीच के कुछ सालों में ज़रूर हम एक तरीके से रेस में पीछे हो गए थे, लेकिन अगर हम हमारे सिविलाइजेशन की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, कल्चर की बात करें बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा कल्चर जो है बेटा साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ डेवलप किया गया है बराबर. कोई भी चीज़ या कोई भी काम, कोई भी कर्म या कोई भी हमारी हैबिट्स या हमारा रहन सहन, खान पीन ऐसे ही नहीं बना दिया गया है. वो नियम जो रूल्स है वो ऐसे ही नहीं तैयार कर दिए गए हैं. कहीं ना कहीं वो एक पर्पस के साथ जो है बेटा हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको इस तरीके से बनाया गया है. तो जब हम डीपली हम हमारे देखते हैं बेटा पुराने समय के जो हमारे एंसेस्टर्स थे बराबर, उनके पास जो नॉलेज था वो जो हमको दे कर गए, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते जा रहा है, उसके साथ साथ अगर हम वैदिक एरा में भी जाएं, हम हमारे सैगाज संत के बारे में देखें बेटा, वो अपने आप में एक साइंटिस्ट की तरह ही थे जिनके पास बहुत ही नॉलेज हुआ करता था. तो कहीं ना कहीं बेटा भारत का ये जो रिच एक एजुकेशन फॉर्म था, उसके साथ साथ उसका ट्रेडिंग कल्चर, उसकी इकोनॉमी, आज से 250-300 साल पहले तक भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में इंक्लूड होता था बराबर, जब तक ब्रिटिशर्स हमारी सारी वेल्थ जो है बेटा उन्होंने ख़त्म नहीं कर दी. तो अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, इवन हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि नो डाउट औरंगजेब का टाइम पीरियड में भारत में बहुत बुरे हालात थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के कंपैरिजन में औरंगजेब के टाइम पीरियड के जो परिस्थितियां थी उसको काफ़ी अच्छा बताया था कि उस समय पे भी भारत का फेम इतना डिक्लाइन नहीं हुआ था. उसकी इकोनॉमी, उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है बेटा धीरे धीरे इतनी डाउनफॉल नहीं गई थी. वो 18th सेंचुरी से पहले तक भी भारत जो है अपनी रैंकिंग में जो है बना हुआ था. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद, फिर उनके ट्रेडर्स से रूलर्स बनने के बाद, उन्होंने ज़्यादातर हमारी वेल्थ को यूरोपियन नेशंस में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया बेटा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बेटा. नो डाउट हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के रूप में वो चीज़ें नहीं हुआ करती थी, पर छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में ही हम इतने बड़े पैमाने पे काम करते थे. 8th में आपने पढ़ा ही था कि क्यों उनको सी रूट फाउंड करना पड़ा था. देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क, क्लोथ, इंडिगो एटसेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज. ट्रेड between India and Europe was carried out through the land route and the sea route, and at the center of this route was Istanbul, like Constantinople in Turkey. Okay, यहाँ पे आपको मैप पर दिख रहा है बेटा, इन दिस मैप आपको यहाँ पे तुर्क दिखाई दे रहा है और ये जो सी कॉन्स्टेंटिनोपल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो बराबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पोर्टुगल से लेके आप अगर मैप में देखते हैं बेटा तो पूरा का पूरा आपको रूट बताया ही हुआ है. देखो लिस्बन, ये कैप ऑफ गुड होप आ गया, फिर यहाँ से आपको इंडिया का रूट दिखाई दे रहा है. ओके,
तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपॉल है बेटा, यहाँ से जो है इंडिया तक आने का एक तरीके से देखा जाए तो ये लैंड रूट से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे बीच बीच में खाड़ी का वो आ जा रहा है। और अगर ऊपर की तरफ ये बगदाद की तरफ से, इराक की तरफ, ईरान से देखो आप, तो डायरेक्टली लैंड रूट से भारत आया जा सकता है। लेकिन तुर्क मुस्लिम पीपल ने बेटा जब ये कॉन्स्टेंटिनोपॉल को कैप्चर्ड कर लिया, तो यूरोपियंस के लिए डायरेक्टली लैंड रूट के थ्रू इंडिया में एंटर होना नामुमकिन सा हो गया, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था भारत आने का। तो उनकी मजबूरी हो गई थी कि उनको पूरा का पूरा जो है बेटा सी रूट जो है फाउंड करना ही था। कैप ऑफ गुड होप तक वो जो है बेटा ऑलरेडी बार्थोलोमो डियाजो यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो उन्हों यहाँ तक आना उनके लिए ईजी था। लेकिन यहाँ से इंडिया का सी रूट फाउंड करना, क्योंकि इससे आगे कभी वो गए ही नहीं थे, तो ये उनके लिए थोड़ा सा एक नामुमकिन जैसा था। पर यहाँ भी मैंने जैसे कि आपको लाइव क्लास में भी बताया था बेटा कि अफ्रीका और इंडिया का ट्रेडिंग जो है हज़ारों साल पुराना है। इंडियन ट्रेडर्स, अफ्रीकन ट्रेडर्स बेटा कोस्टल रीजन एरिया से एक दूसरे की कंट्री में आए जाया करते थे, उनके साथ बहुत सारे लेबर्स आते थे। मैंने आपको सीधी पीपल की बात कही थी, जो आज भी हमारे गुजरात के गिरनार में बसते हैं। बराबर, सॉरी मैप बहुत छोटा सा है तो आप देख सकते हो। और आप 10th स्टैंडर्ड में सीधी पीपल के बारे में, इनके धमाल डांस के बारे में पढ़ोगे बेटा। ये ट्राइबल पीपल थे, जंगलों में रहने वाले, लेकिन कोस्टल रीजन एरिया में रहते थे बेटा, तो लेबर्स वर्क करने के लिए ये बड़े बड़े ट्रेडर्स की शिप में भारत आया जाया करते थे। इवन सीधी डायनेस्टी के जो रूलर थे बेटा, उन्होंने गुजरात में भी 60 ईयर्स तक, लगभग 60 साल तक शासन भी किया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 बाय तुर्किश मुस्लिम, the sea route through the Constantinople Istanbul was closed for the Europeans. Since they could not do without the spices, the European felt compelled to discover new sea routes, so an era of the geographical discoveries began. कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कमोडिटीज़ की ग्रेट डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए और उस मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए बेटा यूरोपियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि वो इंडिया तक का सी रूट जो है फाउंड करे। ओके, अब वापस से हम हमारे पैराग्राफ पे आ जाते हैं बेटा, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। तो जस्ट मैंने मैप बुक में आपको बता ही दिया कि विद द इंस्पिरेशन ऑफ एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, सम ब्रेव पीपल बिगेन इफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू सी रूट। बराबर, एक तरीके से प्रिंस हेनरी और बहुत सारे ऐसे ब्रेव सेलर थे बेटा, जिन्होंने भारत तक आने का रास्ता खोजने का एक तरीके से देखा जाए तो बेटा कोशिश उन्होंने शुरू की। मैंने ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोमो डियाजो हु डिस्कवर्ड द कैप ऑफ गुड होप। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैप ऑफ गुड होप। ओके, दिखाई दे रहा है हमको। With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovery a new sea route, which again came to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. बट बेटा वन काइंड ऑफ अनदर पर्सन, एक दूसरे भी जो थे क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी उसी टाइम पीरियड में बेटा इंडिया का सी रूट फाउंड करने के लिए निकले थे जब वास्को दी गामा निकले थे। बट सडनली ओशनिक एरिया में कुछ इस तरीके के बेटा ट्रबल्स क्रिएट हुए, कुछ साइक्लोनिक इफेक्ट हुई गई, जिसकी वजह से उनके शिप का डायरेक्शन जो है बेटा चेंज हो गया। और लाइफ टाइम वो इस मिसकंसेप्शन के साथ जो है बेटा, इस भ्रम के साथ जीते रहे कि उन्होंने इंडिया फाउंड किया है। बट वो एक्चुअली बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ जा चुके थे। बीच में जो आइलैंड कंट्री मिला उसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया, और तभी से अमेरिका के लोग जो है बेटा रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको इंडो वर्ड का मीनिंग समझाया था कि इंडो का मतलब यूरोपियंस के लिए होता है कि जहाँ पे बहुत सारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म का मिक्सचर देखने को मिलता है, जहाँ पे डिफरेंसेस और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। बराबर, लेकिन फिर भी यूनाइटेड फॉर्म है। ऐसी जगह को इंडो कहते हैं, और उसी वजह से उन्होंने बेटा भारत का नाम इंडिया रखा। ओके, इसी वजह से भारत के आसपास के समुद्र को इंडियन ओशन कहा जाता है। तो इतिहास में बहुत सारे अनछुए पहलू हैं बेटा, जिसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारा मिस्टूरियस जो है, एक तरीके से देखा जाए तो मिस्ट्री से भरा हुआ है। रहस्य काफ़ी तो ऐसे हैं जिसको सुलझाते सुलझाते और उलझ जाते हैं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि इससे हमको हमारी पहचान, अपने देश के बारे में जानकारी मिलती है, हमको अपनी आइडेंटिटी पता चलती है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं बेटा कि कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ that he had discovered a new sea route to India had actually discovered a new land. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci,
दिस न्यू लैंड बिगिन टू बी नोन एज अमेरिका। और आखिरकार अमेरिगो वेसुसी जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे बेटा अपने फुटप्रिंट जो है बेटा रखे, और तभी से जो है ये कॉन्टिनेंट अमेरिका, अमेरिगो के नाम से अमेरिका से जाना जाने लगा। अब मैपक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, नीचे देखो कि द पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 AD. When he reached the Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin and allowed to carry out the business there. Okay, किंग जमोरिन ने उनका वेलकम किया। वो भी चाहते थे कि भाई हम अफ्रीकन, अरबिक, इन सब के साथ तो हजारों साल से जो है ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, लेकिन यूरोपियन नेशंस के साथ हम कभी डायरेक्ट ट्रेडिंग पर्पज से नहीं जुड़े, तो ये मौका अच्छा है, हमको उनको मार्केट देना चाहिए जिससे हमारा भी बेनिफिट होगा। दिस इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज दिस ओपनेड द डोर्स फॉर अदर यूरोपियंस टू कम इंडिया। और कहीं ना कहीं बेटा इस हिस्टोरिकल इवेंट ने यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए भारत में व्यापार करने का जो रास्ते थे बेटा, जो दरवाजे थे, वो उन्होंने खोल दिए। ओके, इन पार्ट नंबर 2 बेटा, पार्ट नंबर 2 में हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया के बारे में देखेंगे। थैंक यू।